देखो आज की क्लास में हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? पेंटिंग के, आई होप पेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इससे पहले देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था किस तरह का पेंटिंग जो कि तुम्हारा मिनिएचर पेंटिंग है, अलग अलग टाइम में और अलग अलग राजा के बीच में किस तरह इसको फ्लरिश किया गया है। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि मुग़ल एम्पायर के टाइम में किस तरह का फ्लरिशमेंट हुआ है, स्पेशली जब औरंगजेब शासन पे आता है तो ये पेंटिंग लगभग ख़त्म ही कर दिया इसने। और जितने भी पेंटर्स थे वो रीजनल कोर्ट में चले गए, और जब रीजनल कोर्ट में गए और वहाँ पे भी चल ही रहा था तो एक ब्लेंड हुआ है, और वहीं से कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का निर्माण हुआ है ना। तो ये सब चीज़ हमने पिछले क्लास में देखा है। आज क्लास में हम लोग बंगाल पेंटिंग जानना चाहेंगे। द ग्रोथ ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज, एज वी सॉ एट द आउटसेट, वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। सही बात है कि नहीं? हमने शुरू में भी देखा है कि हर एक रीजन का अपना ही अपना लैंग्वेज होता है। किसी भी, जैसे देखो नॉर्मली तुम बंगाली हो, तुम बिहारी हो, है ना, तुम मराठी हो, तो ये हम कैसे कैटेगराइज करते हैं या कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीकिंग योर लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं उस लैंग्वेज में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे को। सो यू अज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली, यही सोचते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। जैसे एक तुम कल्पना करते हो कि बेगूसराय में जो बसा हुआ आदमी, हर आदमी ठेठी बोल रहा है, तो इट इज़ नॉट ट्रू। कई आदमी को ठेठी आता भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं कि नहीं है, बट वही जनरली हम लोग आशा लगाते हैं कि आता होगा, उसको जरूर आता हो क्योंकि वो उस जगह का है। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from the Sanskrit, early Sanskrit texts suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. And how then did the new language emerge? तो बोला कि देखो, ये मानते हैं कि अभी का जो भी है, अभी जो भी बंगाली बोला जाता है उसको तो कहा गया कि चलो वो संस्कृत से आया है, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत। बट यदि पहले वाला तुम देखोगे संस्कृत जो कि बीसी में था, बीसी तो पहले वाला भी तो है ना, उस समय का जो था तो उसमें यू नॉट गेट सिमिलरिटी, उसमें आपको नहीं लगेगा कि बंगाली है, क्योंकि बंगाली खुद ही बहुत बाद का लैंग्वेज है। हाँ, बंगाली बहुत बाद का लैंग्वेज है, बाद का क्रिएशन है ये। स्पेशली बंगाली लैंग्वेज का श्रेय जाता है पाला डायनेस्टी को जाता है। पाला डायनेस्टी बताए थे ना कि ट्रिपाटाइट बैटल हुआ था। शुरुआत का मेडिवल इंडिया को देखोगे तो शुरुआत में लगभग 200 या 250 साल तक का 3 डायनेस्टी का युद्ध चला था। एक यहाँ से पाला था, प्रतिहाराज था और राष्ट्रकूटास था। तीनों खूब लड़े हैं। किस चीज़ के लिए? कनौज के लिए। वही कनौज जो कि हर्षवर्धन ने अपना कैपिटल माना था और उसको बहुत परस किया था, और वो सिल्क रूट का एक हिस्सा भी था। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो पाला डायनेस्टी को पूरी तरीके से श्रेय जाता है बंगाली कल्चर का, अब बंगाली लैंग्वेज का भी, बट उससे पहले बंगाली कहीं सीन पे था ही नहीं, ये बोलना चाह रहा। इसलिए पहले वाला यदि संस्कृत का बात करोगे तो वहाँ पे कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, बट जो संस्कृत भी चेंज हुए हैं समय के साथ साथ, एक से एक लोग आए कि नहीं आए। जैसे तुम लोग को अश्वघोषा के बारे में बताया गया है, राजतरंगिणी कल्हानी का लिखा हुआ, कल्हाना का लिखा हुआ राजतरंगिणी है, तो अलग अलग लोग आए ना, जिसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर के बारे में बताया गया है। अश्वघोषा जो बहुत बड़े संस्कृत स्कॉलर थे, उन्होंने तो एक पूरा ग्रामर ही दे दिया। तो यस, विद द एडवेंट ऑफ न्यू स्कॉलर्स हमें एक लैंग्वेज का भी ना एक मिलता है, न्यू लैंग्वेजेस सभी डेवलप्ड होते हैं। देखो वही बताया जा रहा है। तो अर्ली संस्कृत टेक्स्ट सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृतिक लैंग्वेज, वो संस्कृत वाला नहीं बोलते थे। तो हाउ देन डिड द न्यू, कैसे नया लैंग्वेज आया है? तो फ्रॉम द 4th-3rd सेंचुरी BC, पहले का बात करोगे यानी कि ये तुम्हारा बिफोर क्राइस्ट है, कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन द बंगाल एंड मगध। बंगाल और मगध का रीजन में दोनों का कमर्शियल एक्टिविटी चल रहा था। जानते हो मगध पूरी तरीके से बड़ा महाजनपदास है। महाजनपदास का मतलब ही है कि वो परस्परस कर चुका है ना, जनपद आया उसका महाजनपद आया, तो एक तुम्हारा अच्छा लिंक बैठ रहा है, विच में हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत। और इससे क्या हुआ कि संस्कृत का कल्चर यहाँ पे भी देखना शुरू हो गया, क्योंकि जानते हो ब्राह्मण्स लोग ऊपर है, तो जो ब्राह्मण्स ऊपर है तो नीचे साउथ में भी यानी कि बंगाल में भी आना शुरू हो जाएगा। अभी देखो नॉर्थ में बिहार है कि नहीं है, और साउथ में बंगाल है, उसके नीचे है बंगाल,
तो ऊपर में संस्कृत बोला होगा, ट्रेड और कॉमर्स होगा, तो वहाँ का आइडियाज़ तो नीचे आएगा ही आएगा, आएगा ना जी। जैसे मिथिला रीजन में जाओगे तो नेपाल का कल्चर तुमको देखने को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम बगल का देखेंगे, गोरखपुर वाला हम देखेंगे तो उसका भी, यूपी का भी और हमारा बिहार का मिलेगा, भोजपुरी भाषा बोलता है। यही कारण है कि निरहुआ वहाँ का सुपरस्टार, यहाँ का सुपरस्टार है वो, बिल्कुल यही रीजन है। During the 4th century, Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. अब क्या हो, 4th century में जहाँ पे गुप्ता कह रहा था, देखो ये बताया जा रहा है कैसे संस्कृत आया, जबकि संस्कृत उसका हिस्सा ही नहीं रहा। और संस्कृत कैसे आया बंगाल में, तो एक तो हमने समझा कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिकॉज ऑफ द मगध डायनेस्टी, और दूसरा गुप्ता, गुप्ता जानते हो, गुप्ता इज नोन फॉर द ब्राह्मणिज्म, है ना। रिवाइव किया कि नहीं किया ब्राह्मण को, है ना। हम देखते हैं कि क्योंकि ये बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत आगे निकल चुका था, तो फिर सबको सुलाया है और फिर यहाँ से हिंदुइज्म को ग्रोथ करवाया है। दैट इज अ गुप्ता। आज जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हो नॉर्थ इंडिया में, सबका श्रेय, तुम्हारा ज़्यादातर श्रेय किसको जाता है, गुप्ता को जाता है। तो बोला कि 4th सेंचुरी में, यानी कि 300 से लेकर 400 AD का बात करोगे, तो उस समय पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ नॉर्थ बंगाल में इसका, और ब्राह्मण्स लोग वहाँ पे बसने लगे। दस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर, और इसलिए इस तरह का जो इंटरेक्शन है, इस तरह का जो कंट्रोल है, इससे क्या हुआ, तुम्हारा लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज पे असर पड़ने लगा, कल्चर पे इन्फ्लुएंस पड़ने लगा। इन द 7th सेंचुरी द चाइनीज ट्रेवलर एक हुंगशियांग पढ़ा जाता है इसको, ऑब्जर्व दैट द लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वेरी इन यूज ऑल ओवर बंगाल, बंगाल में पूरा संस्कृत से रिलेटेड बोले जा रहे हैं। देखो इससे पहले बंगाल में कहीं था ही नहीं संस्कृत। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी, इट इज जस्ट द आइडियाज एक्सचेंज फ्रॉम द मगध डायनेस्टी। तो आस्ते आस्ते संस्कृत कल्चर वहाँ पे भी आना शुरू हो गया, और शुरू में यदि हिस्ट्री देखा जाए तो कहीं नहीं था बंगाल में। एंड सेम फॉर द साउथ इंडिया ऑल्सो, साउथ इंडिया में यही है कि नॉर्थ इंडिया जाके गया है पूरा संस्कृत, अब पूरा जो संस्कृत है वो वही ऑर्थोडॉक्सी संस्कृत गया है नीचे, देखता है वहाँ पे बहुत खतरनाक होता है। नॉर्थ इंडिया से भी ज़्यादा तुम्हारा को पाई करके रखा है ब्राह्मण्स लोग नीचे साउथ इंडिया में, संस्कृत कल्चर है। तो फ्रॉम द 8th सेंचुरी, देखो 8th सेंचुरी वही बोले थे कि बंगाल बिकम द सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर द पालास, पाला डायनेस्टी के अंदर वो एक एकदम इंपॉर्टेंट किंगडम बन गया। एंड बिटवीन द 14th and 16th सेंचुरी बंगाल वॉज रूल्ड बाय द सुल्तान्स वेर इंडिपेंडेंट रूलर्स इन दिल्ली, दिल्ली सल्तनत चल रहा था बट यहाँ पे अपना ही चल रहा था। तो यही तो कारण है कि शेरशाह सूरी कहाँ से कहाँ पहुँचा है, हिंदू सूर डायनेस्टी बनाया कि नहीं, सूर एम्पायर बनाया कि नहीं बनाया। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में हुकूमत चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिपेंडेंट वहाँ पे भी चल रहा है। तो क्योंकि बंगाल जो है ना वो अलग युग को पार करके आया है, अलग युग में अलग अलग लोग थे वहाँ पे। एक पाला थे, पाला खत्म हो गए, फिर सेना भी आया है, सेना डायनेस्टी भी वहाँ से आक्रमण किया है। जो कोई BPSC का तैयारी करता होगा तो उसको जरूर पता होगा कि सेना डायनेस्टी क्या है, पाला डायनेस्टी क्या है, ये बीच के पीरियड में आए थे। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पे। तो 14th और 16th सेंचुरी में बंगाल में सुल्तान रूल करते थे और उसको कोई मतलब नहीं है दिल्ली के रूलर से, वो इंडिपेंडेंट था। 1586 में देखो जब अकबर ने कन्क्वेट किया बंगाल को, तो वहाँ पे देखो बंगाल सूबा बना है, वहाँ से बंगाल सूबा शुरू हो गया, यानी कि बंगाल को भी अपना सूबा मतलब अपना प्रोविंस बनाया है उसने। While Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language। और पर्शियन लैंग्वेज तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज था, जो इतने भी डॉक्यूमेंट सब साइन हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स आदान प्रदान हो रहा है, वो सब पर्शियन लैंग्वेज है। पर्शियन मतलब जो पर्शिया का, ईरान का है। और जो बंगाली जो लैंग्वेज था वो रीजनल लैंग्वेज बन चुका था। तो अभी जो तुमको बंगाली लैंग्वेज देखने को मिलता है वो भी एक लंबा यात्रा तय करके आया है। In fact, by the 15th century में देखो the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region। अब देखो and known as the West Bengal। अब देखो वेस्ट बंगाल वही जगह पे बोलने वाला ये बंगाली लैंग्वेज था, और वही जाके पूरा बंगाल के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का बन गया तुम्हारा, समझे। ये वेस्ट बंगाल देखो, अभी भी वेस्ट बंगाल बोलते, क्यों वेस्ट बंगाल बोलते, सिंपल बंगाल बोलो ना, अभी भी स्टिल हम वेस्ट बंगाल का यूज़ करते हैं, है ना। तो रीजन यही कि एक सर्टन रीजन में बंगाली लैंग्वेज बोला जाता है, और पूरा वो पूरी तरीके से पूरा बंगाल में उसको इम्पोज कर दिया गया, नॉट बाय फोर्सफुल, लोगों ने स्वीकार किया इस चीज़ को। तो वही बोल रहा है कि बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स वो यूनाइटेड हुए कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज में, जो कि वहाँ बोले जा रहे थे, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट में बोले जा रहे थे, और वही बाद में तुम्हारा क्या बन गया, वेस्ट बंगाल का बन गया। दस ऑल्दो बंगाल इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत, ये अलग बात है कि संस्कृत से डिराइव हुआ, बट वो अलग अलग स्टेजेस को, है ना, अलग अलग स्टेजेस से गुजरा है। ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृतिक words derived from a variety of sources including tribal languages, Persian,
यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव बिकम पार्ट ऑफ द मॉडर्न बंगाली, बट अभी जो तुमको बंगाली का जो लैंग्वेज जो भी सुनते हो या लिखते हो या जो पढ़ते हो, इसमें केवल संस्कृत का ही नहीं है, इसका इन्फ्लुएंस पर्सिया से भी है, इसका इन्फ्लुएंस तुम्हारा इंग्लिश वाला भी है। क्यों? अरे सब ट्रेडर्स लोग हैं, ये लोग आए हैं, तो ये लोग आए हैं तो आइडियाज़ तो एक्सचेंज होना ही होना है। तो आपके लैंग्वेज में, मैं तो हमेशा देखो सुबह क्लास में यही बोलता हूँ कि लैंग्वेज इज़ अ डायनामिक। लैंग्वेज को तुम पकड़ कर रख लोगे ना बाबू, कभी नहीं सीखोगे लैंग्वेज। लैंग्वेज हमेशा चेंज है। देखो जैसे मेरा बोलने का तरीका ये है कि हमारा मेरे पूर्वज का दूसरा था, अब मेरा जो बच्चा होगा उसका दूसरा होगा। ये समय के साथ बदलने वाला चीज़ है। और देखो वही हो रहा है कि जो अभी तुम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा संस्कृत का है, उसमें इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है, उसमें पोर्टुगीज़ का इन्फ्लुएंस है, उसमें पर्शियन का इन्फ्लुएंस है, तब जाके बंगाली बना है जो अभी हम सुनते हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। शुरू का अर्ली जो भी बंगाली का जो है लिटरेचर रहा, उसको दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कह सकते हैं जो संस्कृत से लिया गया, और दूसरा कह सकते हैं जो कहीं से लिया ही नहीं गया, वो इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है कि संस्कृत का जो एपिक्स को हमने ट्रांसलेट किया है, क्योंकि संस्कृत से पूरा लिया गया है। क्या है, मंगलम काव्यास, लिटरली ऑस्पेशियस पोएम, जो कि वहाँ के लोकल डेटीज़ के लिए जो बनाए गए थे, तो उसको भी कन्वर्ट करके बंगाली में ट्रांसलेट किया गया है। और भक्ति लिटरेचर, देखो भक्ति लिटरेचर होगा कि नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकले हैं। भक्ति मूवमेंट याद है ना, 13 और 14 सेंचुरी, जो कि अकबर के पीरियड से मैच कर जाता है। याद करो तुम लोग, 14 और 15 सेंचुरी भी, जहाँ कबीर जी आ जाते हैं, मीराबाई आ जाते हैं, तो उस पीरियड देखो चैतन्य महाप्रभु ने बंगाली के लिटरेचर में बहुत काम किया है। जतरा सिस्टम देखते हो, जतरा होता है कि नहीं होता है, उसमें भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो वही बोला कि देखिए शुरुआत का जो बात है ना, शुरुआत में संस्कृत एपिक से जो लाया गया, या भी बहुत सारा काव्यास लिखा गया था लोकल डेटीज़ के लिए, वहाँ से भी बंगाली लिटरेचर फ्लरिश हुआ है। भक्ति मूवमेंट से भी बहुत सारा लिया गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, जो कि लीडर थे वैष्णव भक्ति मूवमेंट का, जो बंगाल में जो चल रहा था, बंगाल से तुम्हारा आसाम गया। अब देखो जब इनका बात हो रहा है तो हम शंकर देवा के बारे में भी बात करेंगे ही। शंकर देवा जो कि आसाम के लिए एक तरह से रामानुजा का काम कर रहे थे वहाँ पे, तो उनको भी कम नहीं आंक सकते हो। भक्ति मूवमेंट बताए थे ना जी। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, नाथ लिटरेचर। जैसे एग्जांपल इसमें क्या, सच एज द सॉन्ग्स ऑफ द मायानमती एंड गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बैलेड्स, ये सब लोकल है, इसका कोई लेना देना नहीं है संस्कृत से। तो जो वहाँ का जो परंपरा था, उस परंपरा से भी एक अलग बंगाली लिटरेचर क्रिएट हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो अभी का जो प्रेजेंट बंगाली लिटरेचर है वो मिक्स्ड है, ब्लेंड है। पहले का जो संस्कृत चल रहा था उसका, एट द सेम टाइम लोकल जो भी लोकल मैटर्स है उससे रिलेटेड। तो वही देखो, चाहे क्या है तुम्हारा मायानवती या फिर गोपी चंद्र का जो भी लिटरेचर रहा हो, सॉन्ग्स रहा हो, या स्टोरी जहाँ पे हम धर्मा ठाकुर का बात करते हैं, वो धर्मा ठाकुर वहाँ के लोकल डेटी हैं। और भी तुम्हारा जो वहाँ जो टेल्स वगैरह, फेरी टेल्स, कहानी वगैरह सुनाया जाता है जी, हम भी बोलते हैं ना। जैसे अभी हम कहानी बोलेंगे तो अशोक का कहानी बोल रहा है, या फिर लोकल, ये चलो बड़ा हो गया, लोकल होता है। जैसे कि लेट से हमारा नौलखा मंदिर है, तो नौलखा मंदिर तो बेगूसराय के लिए होगा, उस पर बहुत सारा टेल्स वगैरह होगा कि पुराने आए होंगे लोग, बसे होंगे, पूर्वज लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो एक सुनाया जाता है ना, उससे भी ये लिटरेचर डेवलप्ड होता है। वही चीज़ बताया गया है। देखो इनके बारे में पढ़ लेना, यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया गोपी चंद्र के बारे में, धर्म ठाकुर के बारे में। द नाथ्स वेर एसेटिक्स हु इंगेज इन वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस। जो नाथ लोग थे, यानी कि जो लोकल डेटीज लोग थे, ये इस तरह का बहुत सारा प्रैक्टिसेस करते थे, योगिक प्रैक्टिस, जो योगा वगैरह प्रैक्टिस होता है। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग विच वॉज ऑफन इनैक्टेड डिस्क्राइब फ्रॉम हाउ मायानमती क्वीन इनकरेज हर सन गोपी चंद्र टू एडॉप्ट द पाथ ऑफ एसेटिज्म इन द फेस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑब्स्टेकल्स। इसमें वही बोला जा रहा है कि एक मदर जो है, जो कि क्वीन है, वो अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि बाबू सेल्वेशन पाना है, मुक्ति के दरवाजे जाना है, मुक्ति के रास्ते में चलना है। तो ये जो अपनी एक माता अपने पुत्र को इस तरह का जो शिक्षा दे रही है, यहाँ से भी बहुत सारा चीज़ बंगाली में गया है। बहुत बंगाली में जो भी लिटरेचर क्रिएट किया गया वो उसने कंट्रीब्यूट किया है। धर्म ठाकुर देखो, वो भी जैसे कहा है मैंने, पॉपुलर रीजनल डेटी थे, जिसको वर्कशिप किया जाता था स्टोन के फॉर्म में। जैसे हम लॉर्ड शिवा को स्टोन के फॉर्म में पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं, सिमिलरली उस फॉर्म में उसको पूजा जाता था। समझ गए ना। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजी टू डेट। जो पहला वाला जो था संस्कृत वाला था, तो वो बहुत ही आसान होता है उसको समझना कि कौन सा डेट में लिखा गया है, क्या है उसका। As several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century। और जो भी manuscript मिला है जो हाथ से लिखा गया था, उससे हमें यही पता लगता है कि जो शुरू का बंगाली लिटरेचर बना था वो 15th और मिड 18th सेंचुरी में बना था।
दोज बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड में है जहाँ पे तुम्हारा लोकल डेटीज सब इन्वॉल्व है, जो गोपी चंद्र बता रहे थे, वो तुम्हारा ओरली सर्कुलेट किया गया और उसको प्रिसाइजली डेट नहीं है, लिखा नहीं गया है। जो चीज़ ओरली होता है उसको है ना, उस पर प्रमाण देना बड़ा मुश्किल है कि कौन से पीरियड में कौन बोला है, क्या बोला है, तो वो ओरली ट्रांसमिट हुआ सेकंड वाला गोपी चंद्र वाला सब। दे पर्टिकुलरली पॉपुलर, और ये ज़्यादातर वहाँ ईस्टर्न बंगाल में पॉपुलर था जहाँ पे ब्राह्मणास का उतना दबदबा नहीं था। बात समझ गए ना? तो इस तरह से तुम्हारा, क्योंकि ब्राह्मणास का दबदबा होगा तो काहे लोकल डेटी को जीने देगा वहाँ पे, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे वहाँ पे, बस समझो। तो काहे गोपी चंद्र और काहे तुम्हारे दूसरे वाले आएंगे, ये नहीं आ पाएंगे। पीर्स एंड टेम्पल्स, ठीक है, पीर का मत देखो, पीर एंड टेम्पल क्या है, 16th सेंचुरी के बाद देखोगे, नहीं 1500 AD के बाद तुम देखोगे तो पीपल क्या है, बहुत अमाउंट में यहाँ पे आना शुरू करके। पीपल बिगेन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मार्सी एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। तो तुम्हारा जो वेस्ट बंगाल है, ईस्ट वेस्ट, इस तरफ से नीचे की तरफ जाना शुरू कर गए, ठीक है, साउथ ईस्टर्न की तरफ जाना शुरू कर गए। एज दे मूव ईस्टवर्ड, दे अब जैसे ईस्टवर्ड जा रहे हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट रहेगा, जानते हो कि उस समय तो बहुत फॉरेस्ट था, एलिफेंट भी था उस समय, तो बहुत सारे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को काटेगा वो लोग, और काट के तुम्हारा क्या करेगा, राइस कल्टिवेशन करेगा, व्हीट कल्टिवेशन करेगा। तो ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फोक एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑफन ट्राइबल्स मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पिजन। और जो भी ट्राइबल लोग थे जो जंगल में रहते थे वो लोग भी मुख्य धारा में जुड़ पाए, तो इससे सोसाइटी में जो कल्चरल एक्सचेंज है वो और ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं अपने एक आइडियाज़ के साथ, ट्राइबल लोग अपने आइडियाज़ के साथ रह रहे थे, दोनों में इंटरमिंगल हुआ, कन्फ्लिक्ट भी जरूर हुआ होगा, फिर इंटरमिंगल भी हुआ और सोसाइटी एज अ होल क्रिएट हुआ है। दिस कोइंसाइडेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल, देखो, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से उस समय मैच कर जाता है जब तुम्हारा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल पे कंट्रोल हो रहा था, यानी कि अकबर के टाइम का बात है ये, समझे। दिस कोइंसाइडेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल विद द कैपिटल इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका। और ढाका क्या है, उसको कैपिटल बना लिया, क्योंकि बंगाल का कैपिटल ढाका होगा। ढाका मतलब अभी तुम्हारा बांग्लादेश का। अब ढाका जानते हो, सूर्य सेन, ये पता है ना, सूर्य सेन, आलोक, बिल्कुल, चित्तौगांव, बिल्कुल, समझे, अनुशीलन समिति, समझ जाओ। तो ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज रिसीव्ड लैंड एंड ऑफन सेट अप मस्क दैट सर्व एज अ सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस एरियाज। और इसलिए क्या है कि यहाँ के जो भी जितने भी ऑफिशियल्स लोग हैं क्या करने लगे, लैंड, इन लोगों को लैंड मिलने लगा ब्राह्मण्स लोग को, और वहाँ पे एक सेटलमेंट शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं वही रिलीजन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक पर्टिकुलर रिलीजन भी वहाँ पे शुरू हो गया। और अभी देखते हो ना कि दुर्गा पूजा सब होता है कि नहीं होता बहुत ज़्यादा, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द दिस ट्रांसफॉर्मेशन कि लोग आए, बस से लैंड मिला, फिर पैट्रोनेज मिला, तो इतना एक आकार ले लिया। रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी, देखो रिलीजियस सेंटिमेंट्स वहीं होगा ना जहाँ पे तुम लाइक माइंडेड होगा। एक हिंदू यदि आबादी एक जगह कंसंट्रेटेड, इसका मतलब क्या, सभी लोग हिंदूज हैं और सभी लोग बिलीव करते हैं पर्टिकुलर गॉड सिस्टम में, समझ रहे हो ना। तो यही अब एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ पे लोगों का। The early settlers sought some order and assurance in the unstable condition of the new city। हाँ, जो शुरुआत के जो सेटलर्स थे जो आके बसे थे उसको थोड़ा एश्योरेंस चाहिए था कि देखिए ये तो बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे कैसे रह पाएंगे, तो इसको एश्योरेंस भी मिलता था सो डैट दे कैन सर्वाइव देयर। मान लो कि फेमिन आ गया, हम जानते हैं कि बंगाल में बहुत फेमिन आया है अंग्रेज के टाइम में भी, तो यू हैव टू गिव एश्योरेंस ऑल्सो फ्रॉम द सेंट्रल लेवल। आपको सेंट्रल लेवल पर एश्योरेंस देना होगा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो सकता है, या फिर मार्केट को लेकर हो सकता है, कोई भी चीज़ भी हो सकता है, या फिर सब्सिडी के रूप में भी हो सकता है एश्योरेंस। सब्सिडी के रूप में तुमको पीडीएस मिलता है कि नहीं मिलता है, इतना सस्ता क्या है, एश्योरेंस ही तो है भारत सरकार का। हमारा गरीब कोई नहीं मरेगा, सबको मिलेगा 2 रुपये में अनाज, और सब लोग अनाज अपना खा रहा है बैठ के। कोविड-19 टाइम में देखो, यही पीडीएस जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बचा दिया लोगों को। और हमारा जो पीडीएस है दुनिया का सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम है, ये बड़ी बात है, ये इंडिया में ही मिलता है। इंडिया इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। एक तो लोकेशन ही देख लो ना तुम, इंडियन ओशन में है, वहीं से ज्योग्राफी कहा जाता है कि वर्ल्ड का ज्योग्राफी फेल कर जाता है इंडिया में आकर, क्योंकि जो मानसून है ना, मानसून पूरी तरीके से दूसरा है, कोई काम ही नहीं करेगा। हरिकेन देखो वहाँ पे, यहाँ अलग है, ये दुनिया ही अलग है, ये अपने आप में एक अलग दुनिया है इंडिया। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना समझ में आएगा। दिस वर प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर्स, जो एश्योरेंस जो कौन देता था, कम्युनिटी लीडर्स देते थे। वो ऑल्सो फंक्शन, देखो टीचर के रूप में या एजुकेटर के रूप में भी काम करते थे, यानी कि ये जजेस के रूप में भी काम करते थे,
और समटाइम्स इन लोगों के पास लोग को लगता था कि इन लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर है, ये लोग भगवान की तरह है, और ट्रीट भी उसी लेवल पे होता था इन लोग का। तो पीपल रिफर टू देम, और पीपल इसको सम्मान से, इज्जत से इसको पीर बुलाते थे। अभी भी देखो पीर जब बुलाते हैं तो बहुत ही ऑस्पिशियस से बुलाते हैं, बहुत सेक्रेट से बुला रहे होते हैं, और बहुत ही श्रद्धा होता है। कहाँ से? तो पीर बाबा के पास से आए हैं, एक इज्जत से बोला जाता है। तो देखो ये चीज़ अभी भी हमारे अंदर बसा हुआ है। तो कल्चर चीज़ ही ऐसा है। देखो दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट, और ये पीर कुछ नहीं है, सेंट है और सूफीज है, और या फिर बाकी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ठीक है। डेरिंग कॉलोनाइजर, एंटीफाइड सोल्जर, वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डेटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स। अब एनिमिस्टिक स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? देखो एनिमिज्म के बारे में बताया गया है, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, ट्रांसमाइग्रेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमेना। बोला कि सभी का होता है, ये कहते हैं ना कि प्लांट का भी आत्मा होता है, मत काटो उसको दर्द होगा, है ना। तो एनिमिज्म का मतलब कि सबका क्या होता है? लाइफ होता है, सबका सोल होता है। तो इस तरह के जो लोग सब है, चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आए, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से आए, चाहे हिंदू कम्युनिटी से आए, सबका ना, सबका ही वर्चस्व है, कह सकते हो। इसलिए जो कल्ट है पीर का वो बहुत पॉपुलर हो गया, और तुमको बंगाल में हर जगह ही तुम्हारा पीर बाबा का जो भी श्राइन है वो देखने को मिल जाएगा, वही दरगाह सिस्टम तुमको देखने को मिल जाएगा बंगाल में। नहीं, हिंदू के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट हम जनरली जो बात करते हैं तो हम मुस्लिम का बात कर रहे थे। पीर बिल्कुल हिंदू भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट वाले भी मॉन्क भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, समझे। तो बट हम मुस्लिम वर्ड में ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट मीनिंग सबके लिए हो सकता है। बंगाल ऑल्सो विटनेस अ टेम्पल बिल्डिंग स्पिरिट फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी विच कल्मिनेटेड इन द 19th सेंचुरी। अब देखो बंगाल इतना ही नहीं, बंगाल में तो इतना रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरह का सेटलमेंट हो रहा है, एश्योरेंस मिल रहा है तुमको। एट द सेम टाइम तुमको ये भी समझना होगा कि यहाँ पे टेम्पल बिल्डिंग भी स्टार्ट हो चुका था। इफ रेन स्टॉप्स यू कैन लीव द क्लास। किसके? बंगाल देखो, बंगाल में टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हो चुका था, और ये लेट 15th सेंचुरी में और बढ़ा है, ठीक है। मतलब उस समय स्टार्ट हुआ और 19th सेंचुरी में और ज़्यादा बढ़ा है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 2 और 5 पढ़ा था जहाँ पे हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर वर ऑफन बिल्ड बाय द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल बनाते थे या ग्रुप ऑफ पीपल बनाते थे जो कि बहुत पावरफुल बन जाते थे, और पावरफुल बनने का मतलब ये कि क्या, वो अपना पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बड़े बड़े टेम्पल बना देना, और जितना बड़ा टेम्पल रहेगा और जितना वहाँ फोटो रहेगा उसका, उतना ही आस्था ज़्यादा हो जाएगा। वही चीज़ बताया गया है। Many of the modest brick or terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups, यानी कि छोटे छोटे जो वर्णा सिस्टम के जो छोटे छोटे ग्रुप्स हो उसके हेल्प से। लेबर वाला क्लास कहाँ पे आएगा? सब नीचे फॉल हो जाएगा तुम्हारा, कहाँ पे? शूद्र में आ जाएगा। पीजेंट भी शूद्र में ही आता है, बस समझे ना। वैसे तो बढ़िया क्लास हो गया, उससे नीचे तुम्हारा जाएगा। हाँ, चंडलास लोग तो आउटकास्ट है, वो तो वर्णा सिस्टम में भी नहीं आता। चंडलास लोग, चंडला आउटकास्ट है, और वो अनटचेबल है। चंडलास जो वर्णा सिस्टम में भी नहीं आएगा। शूद्र मतलब वो है जिसपे शोषण हो रहा है, बट वो आउटकास्ट नहीं है। देयर इज सम डिफरेंस, बात समझे ना। तो यही बोला कि बहुत सारे जो मोडेस्ट ब्रिक सब देखने को मिला है, टेराकोटा जो भी टेम्पल्स मिला है तुमको देखने के लिए, वो लो सोशल ग्रुप्स लोग किए हैं, इसको बनाए हैं। सच एज द कोलू जो ऑयल प्रिजर्वर्स है, जो ऑयल प्रेसर्स है, जो ऑयल का व्यापार करते हैं, तेल का व्यापार करते हैं। कंसरी जो बेल मेटल वर्कर्स है, यानी कि बनाते हैं ना लोहा टाइप के लोग, सब ऐसे लोग भी हेल्प किए हैं टेम्पल्स बनाने में। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। देखो यूरोपियन ट्रेडिंग आया तो एक नया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुआ, क्योंकि ये लोग भी जानते हो ट्रेड एंड कॉमर्स में बहुत आगे रहा है यूरोपियन सब। एंड मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दिस सोशल ग्रुप्स एबल्ड ऑफ दिस, और जितने भी तुम्हारे फैमिलीज लोग हैं ये लोग अच्छा कॉन्टैक्ट किया है ना, अच्छा कॉन्टैक्ट रहा इन लोग से। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव, इन लोग का सोशल इम्प्रूव हो गया। दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। जितने भी लोग सब थे जो इस सोशल स्टेटस यानी कि जो लोग अच्छा भी बढ़ना शुरू हो गया, सोसाइटी में इज्जत होना शुरू हो गया, वो भी टेम्पल क्रिएट कर रहा था कि और ज़्यादा इज्जत क्रिएट हो जाए। When local ladies once worshipped in the thatched huts in villages gained the recognition of the brahmanas and their images began to be housed in temple। बताओ कहाँ पहले कोई लोकल डेटी सब तुम्हारा वो घाट सब में पूजा होता था, झोपड़पट्टी में पूजा होता था। जैसे ही ब्राह्मणास ने उसको पैट्रोनेज दे दिया, उसके लिए भी टेम्पल बनना शुरू हो गया। तो लोकल डेटी भी यहाँ पे फेमस होना शुरू हो गया, लोकल ट्रेडिशंस भी। जैसे छठ पूजा देखो कितना फेमस है इंडिया में, है तो ये तो हमारा लोकल ट्रेडिशन था। ये जितिया देखो, जितिया चलो उतना फेमस नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि अंदर ही दबा हुआ, ऐसा भी तो नहीं है, फेमस है, एक सेंस से तो फेमस है।
नेशनल लेवल पे फेमस नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि पता ही नहीं है किसी को। नॉर्थ इंडिया में भी लोग, दिल्ली वाले भी लोग समझ जाएंगे हाँ जितिया हो रहा है, समझे। तो रिकॉग्निशन मिल गया। इमेजेस देखो आप टेम्पल्स में बनाए जा रहे हैं। द टेम्पल्स बिगन टू कॉपी द डबल रूफ्ड, देखो दो चाला और 4 रूफ्ड चौचाला, वो भी स्ट्रक्चर करना शुरू। ये हार्ट्स वाला बताए थे ना शुरू में, पिरामिड था, और जो बंगाल का जो रूफ वाला स्ट्रक्चर था, हाँ बताए थे वो पहले ही बता। देखो रिमेंबर द बंगला डोम जो था, सेकंड 5th चैप्टर में पढ़ा है इसके बारे में। और इससे क्या हुआ कि बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर, और ये बंगाली जो स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का, ये जो चीज़ है मुगल ने भी कॉपी किया है, था ना, मुगल का भी मिक्स हुआ था, बिल्कुल। तो इन द कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर है, 4 रूफ्ड वाला स्ट्रक्चर है, छप्पर वाला 4 रूफ है। तो 4 ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द 4 वॉल्स मूव टू अ कवरेज, और भी नए नई चीज़ बन रहे हैं। जब 4 तुम्हारा क्या 4 रूफ्ड स्ट्रक्चर है, 4 ट्रायंगुलर रूफ स्ट्रक्चर है, जो कि तुम्हारा 4 वॉल पे टिका हुआ है ऐसे करके, ठीक है, 4 वॉल है ऐसे करके, यहाँ पे 1 2 3 चौथा, इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट है। देखिए पहाड़ में ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, ठीक है। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, टेम्पल जो स्क्वायर प्लेटफॉर्म बनते हैं, द्रविड़ा का स्टाइल देखते हो तो वहाँ पे भी इसी तरह का आकार बनता है, समझ गए ना। जो अंदर का जो है इंटीरियर वो बहुत ही प्लेन है, बट आउटर देखो, बाहर देखोगे तो वहाँ बहुत डेकोरेटेड है, वो बढ़िया से उसमें पेंटिंग वगैरह बनाया गया है, और ऑर्नामेंटल टाइल से बढ़िया से टेराकोटा टैबलेट बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया। देखो ये टेम्पल का, ये तुम्हारा आर्ट का क्रिएशन है कि अंदर जाओगे, अभी भी बहुत सारा टेम्पल भारत में जो टेम्पल पाया जाता है नगारा स्टाइल का ऊपर, उसमें देखो कि बाहर से बहुत खूबसूरत है, बट अंदर जाओगे विल फाइंड वेरी प्लेन, आपको प्लेन मिलेगा। जैसे हमारा कालीस्थान का ही देख लो, कालीस्थान में बाहर कितना अच्छे से बनाया गया, ऊपर देखने में बहुत सुंदर है, और अंदर आप विजिट करोगे तो कोई स्कल्पचर वगैरह नहीं है, कोई वहाँ पे पेंटिंग आर्ट नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कल्चर ऑल्सो, कि आपका कल्चर कैसा है। तो ये भी यहाँ पे भी यही था कि जो बंगला रूप का जो टेम्पल बन रहा है, बाहर से देखने में बहुत ही अच्छा इंट्रिकेट डिजाइन, बहुत डिजाइन दिया है, पेंटिंग दिया है, बट अंदर से क्या था, प्लेन था, ठीक है। ऑर्नामेंटल टाइल बाहर दिया गया। इन सम टेम्पल्स पर्टिकुलरली इन बिष्णुपुर इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल सच डेकोरेशन रिच्ड ए हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। बोला कि ये पर्टिकुलर जगह पे, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में गजब का टेम्पल, और बाहर से बहुत ही सुंदर, समझ गए। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ। फिश एज फूड, देखो बंगाली में जानते हो फूड, फिश एज अ फूड कब खाना शुरू कर दिए, या फिर कब से हुआ। अब देखो इसका तो सुने क्या बोले, एग्रीकल्चर से पहले फिश ही खा रहा है लोग सब, ये बहुत लंबा है। अब हम तुम चले जाए पैलोथिक एज देख ले, उसका मेसोलिथिक देख लिया जाए, फिर न्योलिथिक एज देख लिया, कैलकुलिथिक एज देख लो, हड़प्पन, हर जगह ही तुमको मिल जाएगा, फिश को बहुत पहले से ही खाया जा रहा है। देखो ट्रेडिशनली फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन अ लोकल अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड, सही बात है कि नहीं। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है खाने का, वो डिपेंड करता है कि क्या ये रिसोर्सेस यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। अब मान लो को वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो कभी भी ट्रेडिशन का वो हिस्सा बन ही नहीं सकता है। बंगाल में देखो कुछ भी हुआ फिश खिला देता है, इसका रीज़न क्या है कि फिश बहुत अवेलेबल है वहाँ पर, इसलिए आराम से सस्ता में मिल जाता है, समझे। तो बंगाल देखो रिवरेंट प्लेन है, जो कि प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश वहाँ पे हो सकता है। अंडरस्टैंडिंगली दिस 2 आइटम्स फिगर प्रोडोमिनेटली इन द मेनू ऑफ द इवन पोर बंगाली, जो गरीब बंगाली है वो भी मछली खा रहा है। तो जैसे अभी इधर नॉर्थ इंडिया में देखो तो मछली खाना सोचना पड़ेगा लोगों को, मछली खाएंगे 100 रुपया में आएगा, 100-200 जो भी आएगा। वहाँ तो बोला है कि इतना फूड हैबिट है, इतना ट्रेडिशनल वैल्यू है उसका, तो बंगाली जो गरीब से गरीब बंगाली BPL कैटेगरी वाला वो भी खा रहा है, सस्ता मिल जाता है, बहुत अवेलेबल है। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, देखो हमेशा से इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है, एंड बंगाली लिटरेचर में बहुत रेफरेंस दिया गया है फिश के बारे में। व्हाट इज मोर, टेराकोटा प्लेक्स ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल, बताओ वहाँ तो फिश भी जो टेम्पल के आर्किटेक्चर में जो बनाया वहाँ पे भी फिश बनाया जा रहा है। और देखो यहाँ पे हमारा बिहारी कल्चर में भी देख, तो बोलता है ना कि सपना देखोगे फिश का तो बहुत शुभ शुभ सपना होता है, बोलता है ना। और हमारा जो हिपोक्रेसी वाला जो मिथिला कल्चर है उसमें क्या बोला जाता है कि ब्राह्मण लोग भी मछली खाता है क्योंकि शुभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको जस्टिफाइड नहीं मानता हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कैसे लिटरेचर डेवलप्ड हो रहा है। मैं क्या होता है ब्राह्मण लोग मछली खाए, सही है, गलत बात है वो। तो यहाँ पे तो वही बोला कि फिशिंग क्या हो गया तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया। अब बंगाली लिटरेचर में इसके बारे में दिया गया है। व्हाट इज मोर, टेराकोटा जो प्लेक्स था वॉल्स, जो टेराकोटा बनाए थे टेम्पल्स में या बिहाराश्रम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, वहाँ पे भी फिश के बारे में दिखाया गया है, फिश को ड्रेस पहनाया गया है। अभी भी देखो ना मधुबनी पेंटिंग में भी फिश का आकार बनता है कि नहीं बनता है, कल्चर का हिस्सा रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ब्राह्मणास वे नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, देखो देखो देखो
ये कहते हैं कि मुंह का बात छीन लेना। देखो यहाँ पे क्या है, ब्राह्मणास को अलाउड नहीं था कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाओ, बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स रिलैक्स द प्रोविजन फॉर द बंगाल ब्राह्मण। बंगाल का जो ब्राह्मण है वो खाएगा मछली, इतना ज़्यादा मछली का वहाँ पे ट्रेडिशन है। यू सी, यहाँ से हिपोक्रेसी शुरू हो जाएगा। द वृद्धा धर्म पुराना, a 13th century Sanskrit text from Bengali permitted the local Brahmins to eat certain varieties of fish. किताब ही लिख दिया गया कि ब्राह्मण भी खा सकता है फिश। इसी के बारे में तुम बात कर रहे थे ना उस दिन, समझ गए ना? तो यानी कि इतना हुआ कि तुम्हारा वहाँ का वृद्धा धर्म पुराना जो 13th सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट है बंगाली का, उसमें पूरा तरीके से लग। और वही चीज़ तुम्हारा यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, हमारा मिथिला कल्चर है, वहाँ पे भी ये प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। लोग तो खोजता ही है ना, हिपोक्रेसी खोजता ही लोग। देखो तो फिगर दिया गया, देखो फिश बीइंग ड्रेस, देखो फिश को ड्रेस पहनाया जा रहा है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। टेराकोटा, सॉरी ड्रेस्ड है, हाँ, मतलब ये टेराकोटा दिखाया काटा जा रहा है, बट इट इज़ अ टेराकोटा। ये देखो इसमें बताया जा रहा है कि आदमी कैसे रिलेटेड है तुम्हारा फिश से। ये देखो ना, फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, टेराकोटा प्लेग फ्रॉम द क्या है विशालाक्षी टेम्पल आरामबाग, ये जो कलकत्ता का वहाँ पे दिखा। हाँ ड्रेस मतलब वही उसका ऊपर वो निकालना होता है, ठीक है ना, वो प्लेन करना होता है। जैसे फिश के ऊपर बहुत सारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसको निकालना, बिल्कुल वही। तो चलो ये हमने ख़त्म कर दिया है। तो समझ लो एट द सेम टाइम जब भारत में इतना कुछ हो रहा था तो दुनिया में क्या हो रहा था, यही है ना लास्ट में। आर्ट देखता है एनसीईआरटी बुक, कितना आर्ट है। तो इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट इन यूरोप, बताओ नेशनलिज्म का बीज बोया जा रहा है यूरोप में इस समय। टिल द 18th century पीपल इन यूरोप सॉ देमसेल्फ एज अ सब्जेक्ट ऑफ एम्पायर सच एज द ऑस्ट्रो-हंगरी एम्पायर और द मेंबर्स ऑफ चर्च सच एज द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 18th century तक लोगों को कभी सिटीजन वाला फील ही नहीं हुआ, नागरिक वाला। ये लोग को लग रहा है कि हम सब्जेक्ट है, हम प्रजा है। प्रजा और सिटीजन में बहुत अंतर होता है ना। प्रजा का मतलब है कि जब राजा खुश होगा तभी आपको मिलेगा, मगर वो व्यवस्था खत्म कर दिया गया। अब तो नेशन स्टेट का थ्योरी आया ना, नेशन स्टेट में जो आदमी चाहेगा वो होगा, यही तो लोकतंत्र होता है। तो पहले था जो था तुम्हारा क्या था, एम्पायर, सब्जेक्ट के हिसाब से प्रजा। तो बोला कि 18th century तक जो पीपल है यूरोप का वो अपने आप को प्रजा के रूप में देखा है एम्पायर का, चाहे वो प्रजा जो चाहे वो एम्पायर ऑस्ट्रो हंगरिया का एम्पायर हो, चाहे चर्च का मेंबर भी। आप चर्च देखो, चर्च में तुम एफिलिएटेड चर्च में जा रहे हो, बट जब तुम चर्च का बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा वो केपलर वाला हालत हो जाएगा। जानते हो केपलर का क्या हुआ था, ठीक है। या फिर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इसका हिस्सा रहोगे, वो जो वैल्यू टर्म जो भी बताएगा यू हैव टू डू इट। बट देखो लेट 18th century के बाद क्या हुआ, पीपल ऑल्सो बिगेन टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी दैट स्पोक ए कॉमन लैंग्वेज। और उसके बाद कम्युनिटी वाला डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, जहाँ पे एक लैंग्वेज बोला जाता है, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे जर्मन हो। तो जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज बनते 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 नेशनलिज्म आया है। जैसे भी देखते हो ना इंडिया में हिंदी बोलेंगे तो एक नेशनलिज्म, नॉर्थ इंडिया पूरा एक उठ के आ जाएगा। साउथ में भी तेलुगु बोलोगे तो एक पूरा तेलुगु वाला आदमी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला आ जाएगा, है ना। जब मलयालम बोलोगे तो पूरा केरल उठ के आ जाएगा, जब तमिल बोलोगे तो पूरा तमिलनाडु उठ के आ जाएगा, जब कन्नड़ बोलोगे तो पूरा कर्नाटका उठ के आ जाएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह का लैंग्वेज से ना कम्युनिटी डेवलप्ड होना शुरू हो गया था। तो वही चीज़ बताया गया है, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे जर्मन हो। बाय द अर्ली 19th century इन रोमानिया स्कूल टेक्स्ट बुक बिगेन टू बी रिटन इन द रोमानिया रेदर देन इन ग्रीक। अब तक रोमानिया में क्या हुआ, क्योंकि ग्रीक और लैटिन जो है वो पहले का है, क्योंकि रोम एम्पायर जो था, रोमन एम्पायर जो कि जानते हो कि शुरू से चला है और तुम्हारा जाके 6th century में डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो ऊपर वाला एम्पायर और बेजेंटाइन एम्पायर बना। बोला कि अब तो पूरी तरीके से वो है, थोपा गया है कि ग्रीक ही होना चाहिए। बट देखो इस समय क्या हो रहा है कि रोमानिया लैंग्वेज भी डेवलप्ड हो रहा है, यानी कि ग्रीक को धता बता दिए, जब ये यानी कि संस्कृत को धता बता दिए बंगाली आके, सेम ऐसा ही हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या रोमानिया बोला जा रहा है ग्रीक से ज़्यादा। हंगरिया देखो, हंगरी वाले पीपल हंगरिया बोल रहे हैं, वो ऑफिशियल लैंग्वेज शुरू कर दिया, लैटिन नहीं कर रहे हैं। These other similar developments created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation। और यहाँ से ना लैंग्वेज के नाम पे एक अलग नेशन बनने का बात हो गया यहाँ पे। और देखो वही हुआ, जर्मनी में जर्मन, फ्रेंच में फ्रांस में फ्रेंच, है ना, ब्रिटिश में ब्रिटिश इंग्लिश। तो आस्ते आस्ते हुआ, नहीं तो पहले तुम्हारा लैटिन और ग्रीक के अंदर ही पूरा था, एम्पायर के अंदर ही पूरा कब्जा कर रखा था ये लोग। दिस फीलिंग वॉज स्ट्रेंथन, और ये फीलिंग और बढ़ गया
जब इटालियन और जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था लेट 19th सेंचुरी में। क्यों? इधर इटालियन यूनिफिकेशन होगा, उधर जर्मन यूनिफिकेशन होगा, इधर फ्रांस होगा। यूके तो शुरू से अलग है, देखो यूके का देखो तो शुरू से अलग है। तो यहाँ से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया और इसमें जो 4 चांद लगाया है नेपोलियन बोनापार्ट ने जाके और ख़तरनाक काम किया है। तो आज हम लोग जो नेशनलिज्म का बात करते हैं किसी भी कंट्री में कहीं पे भी, तो जो शुरुआत जो हुआ था यहीं से हुआ था यूरोप में, और वही चीज़ हम अपनाए हैं। अखंड भारत का जो कल्पना करते हो, अखंड भारत कभी रहा ही नहीं, अखंड भारत था ही नहीं जैसे भारत अभी तुमको दिखता है। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, तो इसे ख़त्म हो गया। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।